सबसे पहले जी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो कि एमआरसीपी जो कि मेंबरशिप एग्ज़ाम है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जो कि 3 कॉलेजेस हैं। वन कॉलेज इज़ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यूके लंदन, सेकंड इज़ ग्लासगो एंड थर्ड वन इज़ एडम्बरा। तो अब ये 3 कॉलेजेस जो हैं ये मिलकर ये एमआरसीपी 1 का एग्ज़ाम लेते हैं। और आप जो लोग जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया हुआ है और क्या वो पाकिस्तान से किया है चाहे वो आउटसाइड कहीं से भी किया है, तो मैं एलिजिबिलिटी इसकी दोबारा देख रहा था कि जब हमने अप्लाई किया था तो उसके अंदर ये था कि आपने एमबीबीएस किया हो। पर अब जो न्यू मैं देख चेक कर रहा था कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी, एक तो एमबीबीएस की डिग्री वो आपसे मांगते हैं अटेस्टेड बाय द एमआरसीपी फेलो, और दूसरी चीज़ जो वो मांगते हैं वो ये मांगते हैं कि आपका 12 महीनों का एक्सपीरियंस हो, लाइक हाउस जॉब वी डिड, जो हाउस जॉब हम लोग करते हैं वो, ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी ऑफ एमआरसीपी 1 कि आप इसमें बैठ सकते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा कोई और एलिजिबिलिटी नहीं है। सिर्फ बोथ ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स विल लीड्स यू टू सिट इन द एग्जाम। और अब सेकंड चीज़ कि आपने एग्जाम को जब लेना है तो क्या आपके लिए ये सूटेबल भी है कि नहीं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू यूके और अभी आप नहीं जाना चाह रहे, यू हैव सम प्रॉब्लम्स और यू वांट टू गेट सेटल इन यूके इन कमिंग नेक्स्ट 5 to 10 years, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यूके में दाखिल होने के लिए एक दूसरा एग्ज़ाम भी है जो प्लैब एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम अभी ज़िक्र नहीं करते अभी, क्योंकि हम एमआरसीपी की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ दी सेकंड एग्ज़ाम जो कि रॉयल कॉलेज के थ्रू आपको जीएमसी मिल सकती है विद योर ओईटी। तो आप जीएमसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो जनरल मेडिकल काउंसिल है, जो कि इंग्लैंड की पीएमडीसी समझ लें आप, जो सिंपल लैंग्वेजेस में, तो आपको वो चीज़ मिल सकती है। और उसके बाद फिर यू विल गेट इनटू यूके एज अ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार, और आप 6 महीने काम करें तो उसके बाद आप यू विल मूव इनटू द ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ यूके। सो इट इज़ लाइक कि आप सीनियर एमआरसीपी करके भी आप यूके जा सकते हो विद योर ओईटी, आप रजिस्टर हो सकते हो और प्लैब करके भी कर सकते हो। तो दीज आर दी। शेरोज भाई, मुझे ये बताइएगा कि हाँ, हाँ। टैब और एमआरसीपी, हम्म। इसमें एक जो जिसने हो जब अभी अभी खत्म की है, उसके लिए जी, इनमें जी। से कौन सा बेटर है, और देखिए, इनका फर्क क्या है हाँ, आपस में, ये थोड़ा एक्सप्लेन हाँ। कीजिएगा। जी, जी, मैं बताता हूँ। जो प्लैब है जी वो है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। वो एक पार्ट पाकिस्तान में ही होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, और दूसरा पार्ट आपको यूके में जाके क्लिनिकल थोड़ा-सा रिलेटेड होता है टू दैट। तो जी जी। ये एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, जिस तरह यहाँ पे फॉरेन ग्रेजुएट्स आते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं, और नेब एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, और अब उसका नाम चेंज भी हो गया हुआ है, पीएमडीसी जिसको लेती है। और एमआरसीपी जो है ना वो एक डिग्री है। आप उसको आप ये समझ लें कि जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स है ना, जो अपनी डिग्री देते हैं, जिस तरह लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मेंबरशिप, फेलोशिप, तो हम्म। ये वो डिग्री है जो कि आपको यूके की मिल जाती है। दैट इज़ अ हम्म। डिग्री। और ओके। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड पेसिस, जो कि क्लिनिकल सबसे हार्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है इसका। ओके। तो इसलिए प्लैब इतना मुश्किल नहीं होता जितना एमआरसीपी मुश्किल है। जिसने हाउस जॉब खत्म किया है उसके लिए एमआरसीपी पूरा तीनों पार्ट्स कंप्लीट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। वो ओके। लोग जिन्होंने सम ट्रेनिंग इन इंटरनल मेडिसिन की हुई है, लाइक 2 से 3 साल 4 साल, दे कैन अपीयर इन एमआरसीपी 1, 2, तो वो ड्यूरिंग रेजिडेंसी भी कर सकते हैं। पर जो जो क्लिनिकल पार्ट है ना, दैट इज़ वेरी हार्ड। तो वो अच्छा। एज अ हाउस ऑफिसर या हाउस जॉब करने के बाद आपके लिए सूटेबल नहीं है कि आप फॉरन उसके अंदर बैठ जाएं जाके। आपको कुछ टाइम चाहिए, सम क्लिनिकल एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट, कम से कम। ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपकी क्लिनिकल जो जो जिसको हम कहते हैं ना, आप क्लिनिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप चले जाएं और एमआरसीपी यूके के पेसिस में बैठ जाएं हाउस जॉब करने के बाद और आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अच्छा। सो एक शेरोज भाई, लाइसेंसिंग एग्जाम है, एक डिग्री है। शेरोज भाई, और
मुझे मैं थोड़े से आपसे क्वेश्चन साथ साथ करूंगा। वो ये है कि ठीक है। पहले हम ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि इसका ये प्लैब के बाद में क्या स्कोप है और एमआरसीपी का क्या स्कोप है इनमें, अच्छा जी। और इनके फिर हम उसमें जाएंगे कि इनके पार्ट्स क्या हैं। पार्ट वन है और फिर पार्ट टू है और फिर स्पेसेस है। तो हम स्टेप बाय स्टेप में इसमें चलना चाह रहा हूँ कि जो एमआरसीपी है ये देने के बाद क्या हम्म। आप यूके में ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, क्या यूके में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सिर्फ आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सिर्फ वो आपको डिग्री देंगे कि भाई आप यूके नहीं आ सकते, आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग करें। अच्छा, देखिए मैं जबकि जबकि आपको प्लैब करने के बाद जो है ना आपको आपको लाइसेंस एक जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिलती है जिसकी बेस पे आप यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बारे में ऐसा थोड़ा ही बोलिए। है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो प्लैब करके जिस तरह यूके में लाइसेंस ले लेते हैं ना, पर हम्म पाकिस्तान में प्लैब की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। यू कैन नॉट गो इनटू एनीथिंग पाकिस्तान में रह करके, आपको कोई फायदा नहीं है उसका। पर हम्म एमआरसीपी करने के बाद आपको पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। यू कैन हम्म वर्क एज अ कंसल्टेंट इन पाकिस्तान आफ्टर डूइंग हम्म एमआरसीपी। ओके। ठीक है। तो हम्म अब प्लैब जो है वो करके सिर्फ आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिलती है, यू अप्लाई फॉर जॉब देयर, और उसके बाद फिर आप यूके में जाके जॉब कर सकते हो। अब उनके फिर बाद में फाउंडेशन ईयर्स 1 और 2 होते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर यू मूव इन योर कैरियर। ओके। ये बताइएगा कि जो एमआरसीपी है ये करने के बाद अगर फर्ज किया कि आपका उसके बाद कभी प्लान बनता है यूके जाने का, तो ठीक है। एमआरसीपी आपको किस तरह यूके जाने में और यूके में अपनी प्रैक्टिस उस लाइसेंसिंग उधर आपको किस तरह हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर। एक पर्सन ने ठीक है। एमआरसीपी कर लिया। ठीक है। अच्छा, एमआरसीपी का बेनिफिट ये है कि एक तो पाकिस्तान में पीएमडीसी के साथ ये रजिस्टर्ड है और आप एज अ कंसल्टेंट और सीनियर रजिस्ट्रार काम कर सकते हो। ओके। सेकेंडली, आपने ओईटी करना है, हम्म। और ओईटी करने के साथ आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, ठीक ताकि है। जो कि आपको प्लैब करने के बाद भी मिल रही थी। तो हम्म। उसके साथ आप जाकर इजीली एज अ वहाँ पर जो भी आपको जॉब मिलती है, यू कैन गेट इनटू द रजिस्टर ऑफ द जीएमसी, और उसके ओके। बाद यू कैन वर्क देयर एज अ डॉक्टर, जिस तरह प्लैब करने के बाद लोग कर रहे थे। अच्छा, तो उधर आप इट कंटेन्स एमआरसीपी डुअल करने के बाद बेनिफिट। उधर जाके आप एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं या एज अ जीपी काम करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। देखें देखें उसमें ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस हेयर इन पाकिस्तान, कि आप यहाँ पर कितना आपका एक्सपीरियंस है, प्लस के कौन सा आपको जो इंटरव्यू है जो आता है जॉब का, वो जब आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ जाके एज अ कंसल्टेंट फॉरेन काम नहीं कर सकते। हम्म यू हैव टू वर्क देयर फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, ताकि आप हम्म उनके सिस्टम से भी यूज टू हो जाएं। और दूसरा साथ में एज अ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप काम कर सकते हो वहां जाके। यानी कि Specialty registrar is actually a non-training post to start हम्म with, but you can get into training after completing your सारी वो जो आपकी evaluation है, आपका consultant करता है, then after 6 months or so आप उनकी ट्रेनिंग में एंटर हो सकते हो, आप कोई और ट्रेनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंटरनल मेडिसिन के बाद आप एंडोक्रिनोलॉजी करना चाहते हो, रूमेटोलॉजी करना चाहते हो, इन्फेक्शियस डिजीज करना चाहते हो, मतलब इस तरह की ट्रेनिंग सिस्टम में भी आप उनके दाखिल हो सकते हो आफ्टर गेटिंग एमआरसीपी। ओके। जो आपने अभी बताया, अगर मैं आपको जो इसमें हमें समझ आया वो करना चाहूँ कि आप जब ये एमआरसीपी कर लेते हैं, आप पाकिस्तान जी। में पीएमडीसी से रजिस्टर हो जाते हैं और एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं पाकिस्तान जी में। बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर ओईटी दे लेते हैं तो आपको यूके से जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और उधर जाके उस वक्त आप एज अ जीपी जनरल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। वो आपको अलाउड होता है। और अगर आपने एज अ रजिस्ट्रार काम करना है तो उसके लिए आपको 6 मंथ टू 1 ईयर उधर वो करनी पड़ती है, उनके सिस्टम में वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस की बेस पे वो एज अ रजिस्ट्रार या आपको ट्रेनिंग में नहीं, स्पेस दे एक देते मिनट, हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि वहां पे ना जनरल प्रैक्टिशनर का ना एक अलग पाथवे है। हम्म। अम, वो एमआरसी जीपी होता है, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। हेयर यू कैन वर्क एज अ इंटरनल मेडिसिन रजिस्ट्रार टू ठीक है। स्टार्ट विद, ठीक है। और रजिस्ट्रार के बाद फिर देन यू कैन गेट मोर एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग में भी जा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हो,
अभी एज अ रजिस्ट्रार एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, या सिर्फ इंटरनल मेडिसिन में ही अपना कैरियर परस्यू करके एक्सपीरियंस लेके आप फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर डायरेक्ट कंसल्टेंट, जैसे भी आपका पोर्टफोलियो बनता है वहां पर, उसके मुताबिक आप मूव करते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शरोज भाई के उसके लिए पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज किस तरह दूसरों से ज्यादा हैं? नहीं, उसने एक पर्सन एफसीपीएस किया हुआ है और उसने एमआरसीपी भी किया हुआ है। तो एमआरसीपी की पाकिस्तान में क्या उसे एज मिलता है? और इसके अलावा एक पाकिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि इसका क्या बेनिफिट होगा एज हम्म। कम्पेयर टू अदर जो कंसल्टेंट्स हैं जो उन्होंने एफसीपीएस किया हुआ है। और ये भी बताएं कि इसका जो बेनिफिट हमें गल्फ कंट्रीज में है वो क्या है? ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे लिए पोस्ट फेलोशिप होती हैं वो समझ लें कि इतनी अच्छी हैं नहीं, टू हम्म। बी ऑनेस्ट। पर हम्म। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने एफसीपीएस किया है तो आपको जॉब मिल जाती है इजीली इन हम्म। गवर्नमेंट सेटअप। मैं हम्म। अब गवर्नमेंट सेटअप की बात करता हूँ, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट सेटअप है, दो सेटअप्स है ना पाकिस्तान में जिसमें काम करते हैं। हम्म। तो अब मैं उसके लिहाज से आपको बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सेटअप में आपने काम करना है तो एफसीपीएस मे गेट एन एज ओवर एमआरसीपी, टू बी ओके। वेरी ऑनेस्ट। ओके। बट when you talk about the topmost अच्छे अस्पताल of this country like Shifa International, like हम्म। Pakistan Kidney and Liver Institute, you can हम्म। go for Aga Khan Hospital. They हम्म। will more prefer the foreign MRCP or FRCP person to हम्म। get into their system and to work there. So you हम्म। got मल्टीनेशनल जो हॉस्पिटल्स हैं ना हमारे अच्छे, जो हम्म। पाकिस्तान के जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम्म। वो एमआरसीपी को प्रेफर करते हैं टाइम्स ओवर एफसीपीएस। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी पर्सनस कैपेबिलिटीज और उसके हम्म। इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। बाकी वाइस वर्सा चीजें हैं, पर शौकत हम्म। खान, मगा खान एंड these all these institutes prefer MRCP over FCPS if you are very competent and you show them that you can work more better in their setup as compared to the FCPS person. But doing FCPS training and MRCP training, there is one difference in it. हम्म। One is के पाकिस्तानी एग्जाम है, लोकल है हमारा, एंड इट इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल टू बी ऑनेस्ट। तो हम्म। थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है एफसीपीएस, बट हम्म। एमआरसीपी इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एग्जाम एंड more fairer, I suppose it is my thoughts कि it हम्म। is more fairer आपने तो दोनों exam। दिए हुए ना, आपने तो दोनों दिए हैं, आपने एफसीपीएस जी दिए जी। भी किया तो हुआ है और आई आपने एम एमआरसीपी आई दिया एम हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ए मोर फेयरर वन इज एमआरसीपी वन, हम्म। and FCPS is to some extent some unpredictability lies in the exam. So हाँ। both has pros and cons in Pakistan, but in Gulf countries, only in Saudi Arabia, हम्म। जितना मुझे पता है कि FCPS is being accepted as a postgraduate qualification and you can work there as a consultant. हम्म। But in other Gulf countries like um, Dubai and Qatar and all, हम्म। वहाँ पर जो है ना सिस्टम ये है कि वहाँ पे MRCP person with training in UK will be considered as a consultant, and FCPS is currently plus minus depend upon the hospital policy is not completely recognized in other Gulf countries except Saudiya। Saudiya का तो मुझे कंफर्म है कि वहाँ पे तो हम्म। है मामलात, बट हम्म। MRCP का एज अ होल गल्फ कंट्रीज में विद दी इंग्लिश ट्रेनिंग, मतलब ब्रिटिश की आपका यूके हम्म। एक्सपीरियंस हो, तो हम्म। यू गेट एज ओवर दी एफ सी पी एस बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन, हम्म। आप ये कह सकते हैं कि एम आर सी पी को वो प्रेफर करते हैं ओवर एफ सी पी एस इन अदर गल्फ कंट्रीज एक्सेप्ट सऊदीया। ओके। ये भी है कि यानी कि चाहे सऊदीया है, लेकिन सऊदीया में भी एफसीपीएस को एज अ कंसल्टेंट तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो जी प्रेफर जी करते हैं बिल्कुल। एमआरसीपी को। और जी बिल्कुल। उनकी उनकी पे में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि आइडिया दे सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज में एफसीपीएस कंसल्टेंट की कितनी पे है, और जो वो सऊदीया में, या और एमआरसीपी की पे में क्या फ़र्क है? ये कोई आइडिया?
इस देखें, बारे में? इसका मुझे इतना ज़रूर आइडिया है कि इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है इन हम्म। योर फील्ड जिसमें भी आप जा रहे हैं। तो अभी एज़ सच एग्ज़ैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि हम्म। इसकी इनकी पेस कितनी होती हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस जो नंबर ऑफ इयर्स है ना, अगर यू हैव गॉट मोर देन 10 नंबर ऑफ इयर्स इन एक्सपीरियंस इन इंटरनल मेडिसिन, तो यू विल गेट द पे अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। तो वैसे ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और उनमें एमआरसीपी को एफसीपीएस के ऊपर वो प्रायोरिटी दी जाती है, और ये भी है कि उनकी जो पे होती है एमआरसीपी पर्सन की, वो एज कम्पेयर टू एफसीपीएस कंसल्टेंट ज्यादा होती है एमआरसीपी जी, वालों को। देयर आर वेरिएबिलिटीज देयर, बट हम्म। अगर हम कॉन्फिडेंस है सच, अभी इस वक्त मैं नहीं इस बारे में थोड़ा कमेंट कर सकता कि ओके। कितना फर्क होता है एक्चुअली। तो आई अब विल फाइंड एक आउट एंड आई विल डू शेयर विद यू पीपल नेक्स्ट सीरीज ओके, ऑफ आवर वेबिनार। इंशाल्लाह। ये एक क्वेश्चन है कि एमआरसीपी और एफआरसीपी में क्या फ़र्क है? अच्छा जी। तो अब जी एमआरसीपी तो आप प्रॉपर 3 पार्ट्स का एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम देके रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन या फिर व्हाटएवर जो भी कॉलेज आप इन द एंड सेलेक्ट करते हो जिसका आपने मेंबर बनना होता है। तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन से कॉलेज के मेंबर बनना चाहते हो आफ्टर पासिंग योर पेसिस क्लिनिकल एग्ज़ाम। तो उसके बाद जी आपका पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है सिंस जब आप पास कर लेते हो अपना एग्जाम पेसिस का। तो अब उसके बाद यू शुड वर्क एज अ जूनियर कंसल्टेंट फॉर एट लीस्ट 5 years टू अप्लाई टू द कॉलेज फॉर द फेलोशिप डिग्री। इट इज नॉट एन एग्जाम, FRCP is not an exam. It is actually the post membership experience, your credibilities और आपकी जो सारी कॉम्पिटेंसीज हैं टू वर्किंग पोस्ट मेंबरशिप। जब आप मेंबरशिप ले लेते हो उसके बाद तो आप कॉलेज को अप्लाई करते हो एप्लीकेशन के थ्रू के आई वांट टू बिकम द फेलो ऑफ द कॉलेज। तो फिर जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है वो फिर स्क्रूटनाइज करता है आपकी एप्लीकेशन को, और आपको 2 से 3 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। लाइक वो आपके कोई भी प्रोफेसर्स हो सकते हैं जिन्होंने FRCP किया हुआ है, जिन्होंने FRCP नहीं भी किया हुआ, उन्होंने FCPS किया पर वो प्रोफेसर हैं, तो वो आपको रेफर कर सकते हैं टू द कॉलेज कि ये बंदा फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज के लिए एलिजिबल है। देन आफ्टर दैट college will assess your application, and then in green list after a month or two they will decide okay, they're going to select you as a fellow or not, or you can apply again. There is no harm in applying again, but very very few people are selected as fellows in each diet. And I guess it is twice yearly this open their application for the fellowship, and any अच्छा, anyone आप can apply, even FCPS person can apply for the fellowship. It is not a degree, actually it is a honorary one, but you become a fellow of the Royal College of Physicians. MRCP बंदा भी कर सकता है, FCPS बंदा भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि दोनों ही बन सकते हैं एफ आर सी फेलोज पी ऑफ रॉयल एक, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। इट मीन कि एफ आर सी पी जो है एक वो ऑनरी डिग्री है जो कि एक्सपीरियंस की यस, बेस पे वो एम आर सी पी पर्सन को भी मिल सकती है, वो एफ सी पी एस पर्सन को भी मिल सकती है, उसके यस, उसकी बेस यस, पे, एक्सपीरियंस की बेस पे कि वो कितना एक्सपीरियंस क्रेडिबल की है। बेस पे, और आपके 2 से 3 रेफरीज होने चाहिए, मतलब जो हाँ। आपके प्रोफेसर हैं दे रेफर यू टू द कॉलेज के ये बंदा एलिजिबल है और इसको आपको फेलोशिप की डिग्री अलॉट करनी चाहिए। ओके। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि ये हम जो, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि एम आर सी पी आयरलैंड और एम आर सी पी यूके में क्या फ़र्क है? अच्छा, देखिए जी, दोनों जो हैं वो मेंबरशिप एग्जाम्स हैं रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के। एक रॉयल कॉलेज ऑफ आयरलैंड का एग्जाम है, एक रॉयल कॉलेज ऑफ यूके के, 3 जो कॉलेजेस हैं वो एग्जाम लेते हैं मिलके। तो जी दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक आयरलैंड का एग्ज़ाम, एक तो कंट्री का डिफरेंस है, एक हम्म। आयरलैंड का एग्ज़ाम है और एक यूके का एग्ज़ाम है। पर जो आयरलैंड का एग्ज़ाम है वो आयरलैंड में भी वैलिड है, और एमआरसीपी आयरलैंड और उसको जीएमसी भी रजिस्टर करती है एज अ मेंबरशिप। हम्म। तो उसका कोई इतना वो नहीं है डिफरेंस।
पर उसका एग्ज़ाम क्वालिटी का क्या फ़र्क है आयरलैंड के एग्ज़ाम में और यूके के एग्ज़ाम में? जितना मैंने सुना है, क्योंकि मैंने खुद तो आयरलैंड का एग्ज़ाम दिया नहीं, तो जितना मैंने सुना है इट इज़ मोर ईज़ियर वन देन द यूके वन। तो तो फिर यूके का थोड़ा डिफ़िकल्ट दोनों लेवल की ज़्यादा है दोनों की कैड एमआरसीपी का। दोनों की कैपेबिलिटी और दोनों की वो जो इम्प्लीमेंटेशन है और सिग्निफिकेंस है वो तो एक ही है, लेकिन आयरलैंड आप कह रहे हैं कि इजी है, मतलब कि। आयरलैंड वन इज़ ईज़ी, और दूसरा ये कि अगर यूके में आप जाते हो, तो यूके में जब आप ट्रेनिंग लेते हो ना, तो एमआरसीपी यूके दे डोंट हम्म। वांट यू टू गेट द एमआरसीपी आयरलैंड वन। ओके। सो अगर आपने यूके में आगे जाके ट्रेनिंग करनी है, तो एमआरसीपी यूके इज़ मोर गुड। ओके। जीएमसी से दोनों रजिस्टर्ड हो सकते हैं, पर बेनिफिट एमआरसीपी यूके का है इफ यू वांट टू गेट ट्रेनिंग इन यूके। सही हो गया। डॉक्टर अमानुल्लाह, जो एनआरई वाला वो ग्रुप है उसमें कहते हैं कि जो एनआरई वेबिनार है वो कल होगा, क्योंकि अभी ये हो रहा है एमआरसीपी। अच्छा, शरोज भाई ये बताएं कि एमआरसीपी जो है जी, उसकी जी। जो वो एक साल में कितनी दफा होता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये जो एमआरसीपी एग्ज़ाम है, ये साल में 3 दफ़ा होता है, और इसकी mrcp.org.uk इनकी वेबसाइट है, जाकर जहाँ पर आप डेट्स एंड फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन ईज़िली एक्सेसिबल है। और अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, तो यू हैव टू मेक अ अकाउंट देयर ऑन mrcp.org। दिस इज़ वेरी ईज़ी वन, कि जो हम यूट्यूब और चीज़ें फ़ेसबुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बिल्कुल आसान है आपको अकाउंट बनाना, और उसके थ्रू फिर आप एप्लीकेशन फ़िल करते हो, अपना बायोडाटा डालते हो, और उसके साथ फिर आपको ऑनलाइन फ़ीस भी थ्रू डेबिट कार्ड पे करनी पड़ती है, एंड इट इज़ नाउ गेटिंग वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। हम्म। और इट इज़ 606 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स इसकी फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 2 लाख प्लस ही बनती है। और रहेगी बात क्या-क्या चीज़ें चाहिए इसके अंदर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, वहाँ पर वो आपका कॉलेज का नाम आपसे माँगते हैं, और आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन एंड स्टार्ट ऑफ एमबीबीएस माँगते हैं, 2 चीज़ें माँगते हैं। और उसके बाद फिर आपको ईमेल आ जाती है फ्रॉम द कॉलेज कि आप ना फलाँ डेट से पहले अपनी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन, जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं, आप जमा कराएँ। अच्छा। और उसके बाद आप किसी भी एमआरसीपी फेलो से या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसको अटेस्ट करा के उनको ईमेल बैक कर देते हो। तो इसका आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम ही मिलता है जब आप अप्लाई करते हो तो। तो 2 हफ्ते के अंदर-अंदर आपने ये रिप्लाई करना होता है उनको। उसके बाद दे विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन, और फिर एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वो आपको एग्ज़ाम की डेट से 1 हफ्ता पहले भेज देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंग्लिश में आईडी कार्ड बना होना चाहिए, जो कि आपका वैलिडिटी प्रूफ होता है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ होता है उसके लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास हो। और रही बात अप्लाई करने के लिए, तो इट इज़ फाइन। तो अब मैं ओके। आपको बता देता हूँ कि जब इसकी आप अप्लाई कर लेते हो, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने स्टडी कितना करना है। कितना टाइम आपके पास हो, तो आप कौन-सी डाइट के लिए अप्लाई करो। हम्म। शुड आई प्रोसीड या डॉक्टर आतिफ? या यही मेरा अच्छा, क्वेश्चन है कि तो कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है इसकी प्रिपरेशन के लिए? जी, जी, बिल्कुल मैं ये आपको बता देता हूँ कि हर बंदे का अपना कैलिबर होता है, हर बंदा अपने लिहाज से पढ़ता है, हर बंदे का अपना बेसिक नॉलेज होता है इन एमबीबीएस हमारे पास। आप एक क्लास में देख लें, तो देयर आर मेनी पीपल जो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, और कुछ ज़्यादा पढ़ के बेचारे उतने नंबर ले पाते हैं। हम्म। तो ऐसा होता है। तो हम्म। रफली जो चाहिए टाइम आपको टू बिल्ट अप योर बेसिक्स फॉर द एमआरसीपी 1 इज़ अराउंड 3 टू 6 मंथ्स। ओके। आपको कम से कम 6 महीने चाहिए हम्म। कि आप अपना एमआरसीपी 1 के लिए अच्छा प्रिपेयर करें, और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली एग्ज़ाम, और इसको आप फ़ेल करना किसी भी तरह से अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। हम्म। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए कि अब हम इसके लिए पढ़ें क्या? हम्म। ठीक है? तो अब जी हमें पढ़ना क्या चाहिए एमआरसीपी 1 के लिए, जो कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाएँ?
तो सबसे पहले इसके अंदर ना बहुत रिसोर्सेज हैं, एवरीवन इज मेकिंग अ नोट्स ऑफ इट। तो जो रिलायबल जो ओल्ड रिसोर्सेज हैं वो दोनों हैं बहुत अच्छे। एक है पास मेडिसिन हम्म। और एक है पास टेस्ट। ठीक है। दीज बोथ आर वेरी गुड रिसोर्सेज। और मैंने जब अपना एग्जाम दिया था तो आई यूज्ड पास मेडिसिन एज अ थ्योरी सोर्स एंड हम्म। यूज्ड पास टेस्ट एज अ एमसीक्यू प्रैक्टिस रिसोर्स। तो ये दोनों के थ्रू मैंने अपना एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर कर लिया था उस टाइम पे। देर आर हम्म। ऑल्सो मैनी नोट्स लाइक नोट्स एंड नोट्स ऑन एग्जाम, सुधा नोट्स, देर आर मैनी नोट्स इन द मार्केट, ये बट अल यू हैव मगरबी, टू अंडरस्टैंड कि अल यू हैव टू मगरबी रीड। जी जी। एक काफी नोट्स हैं, अल मगरबी नोट्स हैं, और भी काफी जी जी, नए अल हैं। मगरबी हैं, ऑन एग्जाम है, नोट्स एंड नोट्स हैं, सुधा नोट्स हैं। बहुत से नोट्स हैं मार्केट के अंदर जो कि लोग पढ़ते हैं। पर अल मगरिबी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अल मगरिबी इज वेरी 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 मच ना ओल्ड वर्जन ऑफ दैट। अपडेट नहीं हुआ उसके अंदर काफी कुछ ना, काफी अरसे से 2018-19 से अपग्रेडेशन नहीं हुई उसकी। हम्म। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड मगरबी ठीक है। पर्सनली। ठीक है। और रहेगी बात नोट्स एंड नोट्स की, इट इज़ वेरी गुड। वो आप MRCP 2 के लिए फॉलो करें। ठीक है। और अब आपने MRCP 1 के लिए क्या करना है, आपने हम्म। पास मेडिसिन को रट लेना है, रट्टा लगा लेना है MRCP पास मेडिसिन 1 को। इसके कुछ जो हमारे हार्ड कॉपीज आ रही हैं उनमें 7 वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ के अंदर अबाउट 5 वॉल्यूम्स होते हैं। तो ये हार्ड कॉपी में जो आ रही है इसको आपने ना अच्छी तरह क्रैम करना है। शरोज भाई, एक और बात है कि आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, और अभी भी आप बहुत पढ़ने वाले पर्सन हैं। तो जितना आप पढ़ते हैं इतना लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जी जी। आप ये बताएं कि आपने कहा कि पास मेडिसिन भी करनी है, पास टेस्ट भी करना है। अगर ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, पास मेडिसिन और फिर पास टेस्ट के कोई तकरीबन 4 to 6 thousand क्वेश्चन हैं। तो कोई शॉर्ट सोल्यूशन बताएं, इनमें से एक पर्सन कर ले और उसी को वो करके देखिए कर देखिए, सकते। मैं आपको ना थोड़ा सा इसकी बेसिक्स बताता हूँ कि व्हाई आई एम रिकमेंडिंग बोथ दीज बुक्स। आई हम्म। एम रिकमेंडेड बोथ दिस बुक्स बिकॉज कि हम्म। आजकल जो उन्होंने एग्जाम को इतना मुश्किल बना दिया है हम्म। कि यू कैन नॉट पास बाय ओनली हैविंग दिस वन बुक डन। Previously, in last 2 to 3 years, they making it very hard. Recently, हम्म। few of my juniors gone through the exam. हम्म। They shared that if we don't studied past medicine and past test together, we are हम्म। on the edge. And when हम्म। you are on the edge, you are not हम्म। बीइंग कंफर्टेबल। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो 4 हफ्ते लगते हैं ना, तो वो जो रिजल्ट आने से पहले वाला टाइम होता है वो फिर बहुत मुश्किल गुजरता है आपका। तो आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ऑन द एज रहे। अगर तो आपने बिल्कुल ही आसान मामलात करने हैं तो मैं आपको मिनिमम बता सकता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने देखा है, MRCP 1 के लिए पास मेडिसिन तो आपने करनी ही करनी है। ओके। वो तो आप करेंगे ही, बट पास टेस्ट के साथ पास्ट पेपर्स आते हैं, हम्म। उनके एंड पे होता है। जब आप ऑनलाइन रिसोर्स लेते हो ना, या आप हम्म। अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर ले लो, या फिर क्योंकि आपस में 2-3 लोग तो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो 2-3 यूज ऑनलाइन जब आप इसको लेते हैं पास टेस्ट को, तो दो से हम्म। तीन लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके। ठीक है। अच्छा। तो अब आपने उसको रिसोर्स को परचेज करना है पास टेस्ट की साइट पे जाके, और आपने उसको हम्म। यूज करने लग जाना है। और जब आप यूज करेंगे तो आपको अलग से पास पेपर्स का एक वो मिलेगा बॉक्स। वो हम्म। पास पेपर्स में से कम 10 to 25% तक पेपर रिपीट होता है। अच्छा। तो दैट विल बी द की कि वो आपको बड़ा बेनिफिट देगा इन योर एग्जाम। तो दैट्स व्हाई आई वांट के आपको बताऊं कि अगर तो पास मेडिसिन कर पाए हो बस और बाकी नहीं किया, तो पर हम्म। पास टेस्ट के पास पेपर जरूर करके जाने हैं ठीक है। टू गेट सक्सेसफुल इंशाल्लाह। और
इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम हार्ड तो ज़रूर होता जा रहा है, पर अगर आप हम्म अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स बना के पढ़ेंगे, एक दफ़ा भी पढ़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह यू कैन गो थ्रू द एग्ज़ाम, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन गिवन डे कि आपकी लक कैसी है, कुछ तुक्के भी लग रहे हैं, क्योंकि हम्म इन द एंड आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है टू पास एन एग्ज़ाम। हम्म शरोल भाई, ये आप पास टेस्ट मेरे ख्याल में स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जी, पास बिल्कुल, टेस्ट। बिल्कुल, ये जो पास पेपर्स का ये आ गया हुआ है, ये देखें आपका जो आप मुझे बॉक्स दिखा रहे हैं, हम्म तो ये पास पेपर वाला बॉक्स इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर वाला। आप पास टेस्ट नहीं भी कर सकते, यू हम्म शुड बी डूइंग पास पेपर्स फ्रॉम इट। सारे पास पेपर्स विद देयर एक्सप्लेनेशन, अच्छा। और इसके अंदर हम्म एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो इतनी हम्म लंबी भी नहीं होती, इट इज़ अबाउट हार्डली फ्यू लाइन्स, हम्म। तो इट विल लीड्स टू योर सक्सेस इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें काफ़ी एमसीक्यू है, मेरे ख्याल में 6000 के करीब हैं। जी, जी, और बिल्कुल, एमसीक्यूज़ तो बहुत हैं। तो ये सारे करने होते हैं? 6000 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा नहीं है? देखें, बेसिकली ना, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बेस एग्ज़ाम है, हम्म। तो जितने आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, गो थ्रू इट। ओके। और जितने, क्योंकि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं, आपका माइंड को उस टाइम फास्ट चलाना है, क्योंकि हम्म जब आपके पास 3 घंटे होंगे और इतनी लंबी-लंबी स्टेटमेंट्स होंगी, तो जितने एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस किए होंगे, यू विल इट विल गेट बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल पिक द राइट आंसर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हम्म। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ की हियर। After जबरदस्त। building up your theory from past medicine, you will go through all these MC। अगर इसमें से आप 3000 भी कर लेते हैं ना, तो हम्म। मैं आपको बताऊं कि आपको एग्जाम के अंदर ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मैं पढ़ के आया हूँ सारा कुछ। अच्छा। तो इट विल बी मतलब बेनिफिशियल फॉर यू, और फिर आप इजीली एग्जाम पास कर जाओगे विद गुड स्कोर। और ये बहुत कामयाब रहा है लोगों के लिए ना, मेरे कुछ अपने जूनियर्स को हमेशा गाइड किया है, और कोशिश करता हूँ कि करता भी रहूँ। तो काफ़ी काफ़ी उनको इससे बेनिफिट मिला है, ये जो अप्रोच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जबरदस्त। शेरोज भाई, ये बताएं कि इसमें मॉक एग्जाम भी हैं, तो इसको यूज करने का थोड़ा किस तरह इसको यूज जी, करना जी। है? पास टेस्ट को सिस्टम वाइज शुरू किया जाए, रैंडम देखिए, स्टार्ट किया मैं जाए, अगर तो टॉपिक आप वाइज शुरू बिल्कुल। किया जाए? जी, जी। अच्छा, देखिए, जब आप इन एमसीक्यूज़ को पढ़ते हो ना, तो आपके पास कुछ थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए टू सॉल्व दीज़ एमसीक्यूज़। तो हम्म आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो यहाँ पे एमसीक्यूज़ में टेस्ट होता है। तो हम्म आपने पढ़ना कैसे है कि आपने एमसीक्यूज़ को पढ़ना है, आपने सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, हम्म और आपके अगर आंसर नहीं भी आता तो फिर भी आपने टिक इसको सॉल्व करना है, और कोशिश करनी है कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, हम्म एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह पढ़ें। तो पर क्यू बैंक जो है ना, अगर तो आपने एक रिसोर्स लिया है, लाइक पास्ट टेस्ट लिया है सिर्फ, हम्म पास्ट मेडिसिन आप नहीं करना चाहते हो, हम्म ठीक है? तो फिर तो आपको ये 6000 के 6000 एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम, फिर कोई और तरीका नहीं है। पर अच्छा। अगर आपने पास्ट मेडिसिन पढ़ी हुई है, यू हम्म हैव समथिंग इन यू, तो आप मॉक एग्ज़ाम सॉल्व करो और पास्ट टेस्ट करो, तो इट विल बी मोर देन इनफ कि आप निकल जाओगे एग्ज़ाम से। पर देयर आर अदर थिंग्स एज़ वेल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो कि मैटर करती हैं, लाइक योर लक एज़ वेल। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, पर जितने आप मेहनत करोगे उतना आपका उसका रिज़ल्ट आपके साथ आएगा। शरोज भाई, ये बताएं कि ये क्वेश्चन मैंने ओपन किया है, ठीक है। पास टेस्ट को यूज करने का तरीका क्या है? और इसमें मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या आप इसे रैंडम यूज करेंगे, और या आप सिस्टम वाइज चलेंगे, लाइक देखिए, स्पेशलिटी मैं आपको उधर जो से आप? रिकमेंड करता हूँ कि अगर तो आपके पास 6 से 8 महीने हैं, हम्म तो यू विल रीड अ टॉपिक लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द पास्ट मेडिसिन एंड हम्म। डू द एमसीक्यूज़ हियर ऑफ ठीक है। दैट सेम सिस्टम। ठीक है। सिस्टम वाइज आप जाएँगे तो आपको समझ भी आएगी, और हम्म आपको ये यकीन होता जाएगा कि भाई मैंने फलाँ सिस्टम कर लिया है, और अगर इससे कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्ज़ाम में, तो इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू डू इट। तो ये इनके लिए आसानी होगी सिस्टम वाइज जाना। आप। रैंडमली अगर आप जाते हैं, तो हम्म यू विल गेट लॉस्ट इन वन सिस्टम एंड द अदर सिस्टम इज आल्सो बिकमिंग डिफिकल्ट। आपका वो दिल नहीं करेगा, आप वो छोड़ोगे, नेक्स्ट में जाओगे, तो आपकी कोई भी चीज़ कंप्लीटली वहाँ तैयार नहीं होगी,
क्योंकि एग्जाम जो होता है ना जी, वो हम्म एग्जाम में उन्होंने ना फिक्स किए होते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एमसीक्यूज। हर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कार्डियोलॉजी से फॉर एग्जांपल 20 एमसीक्यूज आने हैं, हम्म और क्लिनिकल साइंसेस से भी 20 आने हैं। तो हम्म दोनों से ही 20 आएंगे ना, तो दोनों की इक्वल वैल्यू है। तो आप इनका इनके साइट पे जब आप जाते हो एमआरसीपी की, तो यू विल हम्म, गेट अ ब्लू प्रिंट ऑफ इट, कि ठीक है, कितने टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, और उसके मुताबिक फिर आपने उस सिस्टम को उतना टाइम देना है। सही है। और इसमें लिखा हुआ है कि आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई एक डिजीज आपने पढ़ी है तो उस डिजीज को आप इधर लिखेंगे तो उसी डिजीज के एमसीक्यू आपको शो होंगे। आई एम राइट? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। आप फिल्टर अप्लाई करके आप इसको यूज कर सकते हो, और आप अपने मर्जी के टॉपिक के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा है। तो इसमें आपने फिर इसके जो मॉक एग्जाम है वो क्या है, वो कितने हैं और उसमें कितने एमसीक्यू हैं, और जो पास पेपर है उसमें कितने एमसीक्यू हैं? देखें, अराउंड पास पेपर्स का अगर मैं बताऊं तो आपको 200 प्लस एमसीक्यू, 200 से 500 एमसीक्यूज हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि हम्म इसमें कितने एमसीक्यूज हैं, पर देर आर हेफ्टी अमाउंट के। इसके अंदर 8 से 9 पेपर थे अराउंड, और हर पेपर जो है उसके अंदर 110 से प्लस एमसीक्यूज हैं। तो ओके। इसका मतलब है अराउंड 500 से 800 तो एमसीक्यूज नॉर्मली बन गए ना। हम्म। तो इतने हैं इसके अंदर पास पेपर में भी और मॉक एग्जाम में भी। उसका मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट ओके। के कितने होते हैं, पर और ये वो खोल के आपको। ओके, ये जो ये क्या चीज़ है? ISAAC? इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आई यूज क्यू बैंक मॉक्स एंड पास टेस्ट, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं था। ओके। माशाल्लाह, आपने आपने जितना पढ़ लिया है, मतलब कि आपने पास मेडिसिन भी की। आप फर्स्ट पर्सन है जिनको मैं ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने पास मेडिसिन को भी कंप्लीट किया है और उन्होंने पास टेस्ट भी किए। तो ये आप देखिए इतना पढ़ पता क्या सकते हुआ हैं? था, मैं आपको ना इसकी स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ी सी, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि हुआ कुछ यूं था कि जब मैंने एग्जाम बुक करवाया था, इट इज इन 2020। तो वो उस दौरान कोविड आ गया था, याद होगा। हम्म। तो मुझे इतना टाइम मिल गया था टू गेट थ्रू द एग्जाम, कि मेरी दो एग्जाम जो थी ना पाकिस्तान में जो होने थे, वो हम्म। कैंसिल हो गए थे। और फिर अच्छा। आई गेट इनटू दी 21 के अंदर फिर मुझे चांस मिला टू अपीयर, तो मेरे पास काफी टाइम था टू डू, तो इसलिए मैं करता रहा। भाई, ये जो डॉक्टर शेरौत हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये डेविडसन पढ़ सकते हैं, गार्टन कंप्लीट कर सकते हैं, रॉबिन कंप्लीट कर सकते हैं, बिग कैटसन पढ़ सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने लिपन गॉड पढ़ी थी, आपको याद हाँ, लेकिन आपने सारी जो बुक्स थी वो वो पढ़ी थी जो कि आमतौर पर हाँ स्टूडेंट उनको देखकर डरते हैं। हाँ, वो फिरदौस वाले जमाने भी हैं चले। हाँ, लोग फिरदौस पढ़ रहे होते थे और डॉक्टर शेरौत ने जो है ना वो गाइडेंस उठाई होती थी। तो एक डिप्रेसिव देखें, बड़ा डिप्रेशन। बड़ा जमाना था वो, क्या याद करें। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां अता करे जी शेरौत भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाफिज साहब। अच्छा, मैं अब आगे हम पहुंच गए हैं बुक्स तक, हम्म और फिर बुक्स पढ़ के अब आपने एग्जाम दे दिया है, हम्म और अब आप एग्जाम दे आए हो। अब आपको टेंशन है कि भाई अब मैं क्या करूं, हम्म मैं कितने एमसीक्यूज ठीक होंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। हम्म तो अब पासिंग जो परसेंटेज है ना, वो रॉयल कॉलेज ने हर एग्जाम की, समझ लें कि परसेंटाइल इस तरह निकाला है कि दे हर एग्जाम को वो तोलते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल पे, और उसके मुताबिक दे डिसाइड द नंबर ऑफ एमसीक्यूज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू गेट थ्रू द एग्जाम इन ईच हम्म डाइट। मतलब जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आपको नहीं पता होता कि मैं क्या 110 वाला पास है या 104 वाला पास है। हम्म। तो इट इज लाइक दिस कि वो अगर तो बहुत मुश्किल एग्जाम है तो किसी दफा में 200 में से 100 वाला पास होगा, और अगर ठीक है। बहुत एक आसान एग्जाम है तो 200 में से 130 वाला भी हो सकता है पास हो ना हो। हम्म बट टू बी ऑन द सेफ साइड, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके 120 से ऊपर एमसीक्यूज ठीक हैं तो यू आर ऑन द सेफर जोन आउट ऑफ हम्म 200। 120 से ऊपर चाहिए। अच्छा, टोटल एमसीक्यू कितने होते हैं? 200 एमसीक्यूज होते हैं, 100 एमसीक्यू ईच, 3 आवर्स ईच। 200 एमसीक्यू होते हैं और दो पेपर होते हैं?
जी जी, 200 MCQs हैं, 100 MCQ का एक पेपर होता है। अच्छा, और इसका कितना टाइम होता है आपके 100 MCQ 3 आवर्स, 3 आवर्स 3 ईच। आवर्स होते हैं, और फिर ब्रेक भी होती है दरमियान में? वन एक एक घंटे की ब्रेक होती है बीच में। और वन। पाकिस्तान में होता है ये एग्जाम। और पाकिस्तान में लाहौर में कोई भी सेंटर बन सकता है, जो भी सिटी आप यूज करो। एक लाहौर सेंटर और एक कराची सेंटर है, जी। और आप इसे इसके अंदर आपको जो भी यूके में नहीं दे सकते इसको? यू कैन गिव इन यूके। नो। बट ये पाकिस्तान के अंदर तो लाहौर और कराची हैं, जितना मुझे आइडिया। इस्लामाबाद में भी होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो होता है कराची में भी, लाहौर में भी। और उन्होंने आपको ऑप्शंस दी होती हैं कि सिटीज़ जो अवेलेबल हैं, जहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। तो उसके मुताबिक आप पाकिस्तान में सेलेक्ट कर सकते हो कौन से सिटी के अंदर। और कौन से इवन कुछ लोग जाकर दूसरे मुल्कों में भी देते हैं एग्ज़ाम, अगर पाकिस्तान में सीट ना मिले तो, अगर बहुत ही जल्दी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाहौर, कराची आर दी मोस्ट फेवरेट सिटीज़ जिसमें ये एग्ज़ाम होता है। और इस्लामाबाद में भी कंडक्ट होता है। डिपेंड अपॉन दी आपने जो एप्लीकेशन अपनी फ़िल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे आपकी सिटी का नाम पूछते हैं कि आपने कौन सी सिटी में ये एग्ज़ाम देना है। तो उसके मुताबिक भी सेंटर बन सकता है। बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको अपने सिटी की चॉइस देनी पड़ती है पाकिस्तान में। तो वो फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी जो भी जिस सिटी में आपने एग्ज़ाम देना है, यू गो फॉर इट। शेरोल और भाई, जी जी। जी ये बताएं कि ऑलमोस्ट हमने इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, MRCP पार्ट 1 क्या हम बता चुके हैं? आई इट इज़ ओके, या अभी इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं कि हाउ टू देखिए, प्रिपेयर? मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब भी आप एमआरसीपी देने का इरादा करते हो, तो हम्म। आपकी डेडिकेशन आपके बहुत साथ होनी चाहिए कि यू आर डेडिकेटेड इनफ टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। और फिर आप उस डेडिकेशन के साथ पढ़ें भी। और उसके साथ जितनी मैक्सिमम मैक्सिमम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, गो फॉर इट। हम्म। और मैं ये अब जब गाइडलाइंस के बारे में सोच रहा था कि मैं क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, तो मैं ये भी सोच रहा था कि आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एमआरसीपी पार्ट 2 के लिए हम कब अप्लाई करें? हम्म। तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से अभी वो कर लें डिस्कस, तो फिर हम आगे चलेंगे उसके लिए। अभी किस टॉपिक पे नेक्स्ट हमें मूव करना है? मैं थोड़ा ये हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो मतलब यहाँ तक मतलब एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम हम्म, पासेज और रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया। तो रिज़ल्ट इसका अराउंड 4 वीक्स के बाद आपके पोर्टल पे, जो आपका एमआरसीपी पे आप अकाउंट बनाते हो .org पे, तो वहाँ पर पोर्टल पे आता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं शरोल भाई, जी, जी। MRCP के बाद हमने ये कर लिया, उसके जी। बाद हम क्या करते हैं? ये तो पार्ट 1 की है, उसके बाद हम कितने टाइम के बाद पार्ट 2 की तैयारी करते हैं? और फिर इसका ये क्या पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 होता है? और पार्ट 2 में जी। क्या होता है? और पार्ट 3 में उसका हम ज्यादा तो नहीं बताते, लेकिन एक ओवरव्यू व्यू देते हैं कि जो पर्सन इसको देख रहा है, जो इसका वो कि मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन मुझे इसमें लगेगा, और मुझे क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, और मैंने पार्ट 1 इस तरह करना है, पार्ट 2 इस तरह करना है, और पार्ट 3 और ये पार्ट 3 या पेज से इस तरह करना है, और इसमें मेरे इतना एक्सपेंसेस आएंगे, और इसमें मुझे इतना ड्यूरेशन लगेगा द होल जर्नी में। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था कि पीएमडीसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एमआरसीपी एग्ज़ाम, तो वो नहीं ज़रूरत होती है, आपको सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री की ज़रूरत होती है। अच्छा, और अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रांजिशन टाइम कितना होना चाहिए एमआरसीपी 1 में और एमआरसीपी 2 में। तो मैं आपको बता दूं कि एमआरसीपी के रिजल्ट आने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर द एमआरसीपी 2 रिटन। एमआरसीपी 2 इज comprised of two parts, one is written one and दूसरा is clinical one। ठीक है।
यानी कि इसके बाद एमआरसीपी का रिजल्ट आ गया तो आप अब उसके पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो पार्ट 2 अगर है। आप पास हो जाते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर MRCP2 इन द नेक्स्ट अवेलेबल एप्लीकेशन ड्यूरेशन। ठीक है। और अच्छा, ये जो पार्ट 2 है ये साल में कितनी दफा होता है, ये होता रहता है या इसकी ये भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ही होता है साल में। ठीक है। और इसके दो पार्ट हैं, एक रिटन है और एक क्लिनिकल, यानी कि आपका पेसिस। पेसेस। तो रिटन की फी कितनी होती है और पेसेस की फी अलहदा होती है? जी जी, रिटर्न की फीस उतनी ही है, 606 पाउंड ग्रेट ब्रिटेन। हम्म। और पेसिस की जो फीस है वो 1202 पाउंड है। ठीक है। तो ये कितने हो गए तकरीबन, ये कितनी अमाउंट बनती है पाकिस्तानी ये दोनों? ये 606 तो वही है, 2 लाख प्लस बनती है। हम्म। और दूसरी जो है पेसिस वाली, वो अराउंड 4 लाख समथिंग बनती है, ठीक है। मतलब ये है कि आप तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज। 4 लाख में एमआरसीपी द टोटल ड्यूरेशन ये फी है। और इसके अलावा अगर आप क्यू बैंक्स को लगाएं तो इसकी पेसेस की तैयारी भी एकेडमी से करनी पड़ती है या सिर्फ जी 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 जी, मोस्ट लाइकली आपको एक एकेडमी तो ज्वाइन करनी पड़ती है, जो कि अराउंड 1,20,000 में आपको तैयारी करवाती है पाकिस्तानी रुपीस पाकिस्तान में। अगर बाहर आप लेते हैं तो वो तो आपको ज़्यादा पाउंड्स में ज़्यादा पड़ अच्छा, जाएगी। पाकिस्तान में ये जो ये एकेडमीज हैं जो कि पेसेस की तैयारी करवा रही हैं? जी जी हैं, देर आर अकेडमीज, और उसमें एक बहुत अच्छी एकेडमी भी है। अगर आप कहेंगे तो आई विल नेम इट। हाँ जी जी, और जरूर बताएं। ये एक फास्ट पेसिस के नाम से है, और ओके। उनके ट्यूटर बहुत अच्छे हैं और हम्बल हैं। वो अच्छी हम्म। तैयारी करवाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। MRCP पेसिस का ही हैज़ अ लार्ज पूल ऑफ वो क्या कहते हैं, पेशेंट्स, जो कि आपको वो दिखा देते हैं। एक 100+ पेशेंट्स आपको 6 दिन के कोर्स में दिखा देते हैं, तो और क्या चाहिए आप। तो मेरे एक दोस्त ने किया है रिसेंटली, ही इज अपीयरिंग इन पेसेस राइट नाउ इन द नेक्स्ट उसमें। तो ही टोल्ड मी अबाउट दिस। ओके। तो जो क्या, एक ऐसा पर्सन जिसने ट्रेनिंग नहीं की, ठीक है, ठीक है। वो ये चाहता है कि मैं एमआरसीपी कर लूं, एमआरसीपी करके भी वो कंसल्टेंट बन सकता है और 4 साल की एफसीपीएस करके भी उसने कंसल्टेंट ही बनना है। तो वो ये जो, हम्म। अगर वो ये कर ले कि मैं बजाय कि एफसीपीएस वाले पाथवे में जाऊं, मैं एमआरसीपी हम्म। पाथवे को चूज करता हूँ। और एमआरसीपी हम्म। पार्ट 1 तो वो है मतलब कि थ्योरी है, वो कर लेगा। और हम्म। रिटर्न भी थ्योरी है, ये भी कर लेगा। और पेसेस के वो हम्म। एकेडमी से तैयारी कर ले तो वो उसके लिए ये पाथवे भी है कि वो कंसल्टेंट बन सकता है फिर। हम देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें तो यस, इट इज अ पाथवे। पर अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें ना, तो जो पेसिस है ना, इट इज क्लिनिकल एग्जाम। और जब तक आपकी एटलीस्ट 2 से 3 साल आपका ना हम्म। क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होगा ना इंटरनल मेडिसिन के वार्ड का, हम्म। तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे हम्म। क्या करवाना चाह रहे हैं, ये जो और कौन से अकेडमी। क्लिनिकल साइंस जो हैं वो आपने देखने हैं। अब हम्म। सारी चीज़ें तो आप एकेडमी में नहीं सीख सकते ना। ओके। देर आर समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस से ही मिलता है। ठीक है। तो आप एज अ मेडिकल ऑफिसर भी इंटरनल मेडिसिन में काम कर सकते हो, और आप सीख सकते हो अगर आप हम्म। ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। it is not very hard to appear in the exam without any training, but you should need some 2 to 3 years experience in medicine to appear in paces along with your academy, then hopefully you can clear it. तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम्म। clinical experience is required to appear in paces, और paces आप experience के साथ ही clear करते हो। तो उसके लिए उन्होंने लिखा भी होता है कि आपका एटलीस्ट 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर दे जी। डू नॉट रिक्वायर एक्चुअली इन एप्लीकेशन के दौरान वो आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगते नहीं है। ठीक है। बट आपने अपने करंट हॉस्पिटल का और करंट सुपरवाइजर का नाम देना होता है उनको, विद हिज ईमेल, कि हम्म। आप इनके अंडर काम कर रहे हो और आपके ये उस्ताद हैं, ठीक है। ऐसे समझ लें आप। ठीक है। तो ये जो आपका एमआरसीपी पार्ट 1 है जी और जी उसके बाद 1 और ये 2, ये 1 और 2 में रिटर्न, ये दोनों थ्योरी, इस 2 का रिटर्न थ्योरी, थ्योरी का एग्जाम है, ये एमसीक्यू एग्जाम है। और एमआरसीपी जी 1 भी थ्योरी का एग्जाम है, इसमें भी एमसीक्यू जी। है। इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें फ़र्क जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है कि इट इज़ मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड। देयर आर, एक तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन का फ़र्क है, हम्म। दूसरा फ़र्क जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है उसमें ये है कि द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द सिनेरियोज़ इज़ मच हाई इन एमआरसीपी 2 रिटन देन एमआरसीपी 1। दोनों ठीक है? MRCP1 ज्यादा बेसिक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, एमआरसीपी 1 इज़ लाइक मोर बेसिक वन, कि इसमें बहुत आसान एमसीक्यूज़ आएँगे, कई दफ़ा कोई एक वन लाइनर एमसीक्यू भी हो सकता है, हम्म। ठीक है? पर आपको एमआरसीपी 2 के अंदर कोई वन लाइनर बड़ा हार्डली है कि मिले। देयर आर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूरे-पूरे पेज पे आए होंगे, हम्म। और तो और उसके साथ इतना डेटा इंटरप्रिटेशन होगी, लैब्स कोई दी होंगी आपको अच्छी खासी लंबी, और इन द एंड आंसर आपसे माँगा होगा कि इसका क्या आंसर आपको लगता है। हम्म। तो एक तो ये क्लिनिकली ओरिएंटेड है, दूसरा सिनेरियोज़ का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और तीसरा इसके अंदर पिक्चर्स आती हैं। ओके। और इसके अंदर एक्स-रे की, ईसीजी की, डर्मेटोलॉजी की, और देयर आर पिक्चर्स इन द एग्ज़ाम्स, अबाउट 35 पिक्चर्स इसमें आती हैं। ठीक है, मतलब ECG की पिक्चर आ सकती है, एक्सरे की आ सकती है, CT स्कैन की आ सकती है, लेकिन बिल MRCP1 में आपको कोई ECG नहीं आएगी, कोई आपको जी, एक्सरे नहीं जी। आएगा, कोई आपको जी, जी। CT स्कैन नहीं आएंगे। बिल्कुल, कोई पिक्चर नहीं होती है एमआरसीपी 1 में। तो ये फिर इजी है कि आपको कोई बच्चे और कोई मीडिया, लाइक मीडिया का मतलब है कि मरमर आना या कोई इस तरह की या आपको वो नहीं, नहीं, अ, इस तरह का मीडिया लेस लाइकली है कि एमआरसीटी 2 में भी आए, बट अच्छा अच्छा ज़्यादातर ना इट इज़ क्योंकि ना ये होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है ना, ये अच्छा पेपर अच्छा बेस्ड एग्ज़ाम है। तो अच्छा अच्छा। आप पेपर पे जो भी वो बना सकते हैं ना पिक्चर्स, जो भी, पर पिक्चर्स जो होती हैं दे उनकी क्वालिटी इज़ एचडी क्वालिटी पिक्चर्स। दे आर ठीक है। कलर्ड वन, और बहुत हम्म अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स होती हैं एमआरसीपी 2 के अंदर, हम्म और दे रिक्वायर यू टू आंसर इन कोलैबोरेटिंग विद द पिक्चर। सिनेरियो दिया होता है, पिक्चर दी होती है, और उसके बाद वो फिर दे विल आस्क यू अबाउट द आंसर, कि इस ईसीजी में क्या नज़र आ रहा है, इस एक्स-रे में क्या नज़र आ रहा है, इस मुझे याद है कि जब मुझे एमआरसीपी 2 में आई थी तो एक टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस की पिक्चर आई हुई थी डर्मेटोलॉजी में से। दैट वाज़ वेरी हम्म मच इंटरेस्टिंग, और मतलब हम हर बंदा ही देखता है हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी डर्मेटोलॉजी में अगर वो हाउस जॉब करता है या इस तरह की कोई थोड़ी बहुत हम्म। रोटेशन वो करता है डर्मेटोलॉजी में, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट पिक्चर्स एंड रेडियोलॉजी ग्राफ्स एंड ईसीजीज वो आती हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स कोई आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। MRCS के बारे में हम बाद में गाइडलाइन लेंगे, अभी हम MRCP के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हम्म। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप वो पूछ सकते हैं, वो और डॉक्टर शेरोज उनका आंसर कर देंगे। जी, एमआरसीपी 1 के अंदर जी एमसीक्यूज के ही पेपर होते हैं, 200 एमसीक्यूज का ईच पेपर होता है, 200 एमसीक्यूज टोटल। तो हम एमआरसीपी 2 के जो सोर्सेज है ना, बेसिकली वो भी पास्ट मेडिसिन और पास्ट टेस्ट ही हैं, पर वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर आतिफ, ऐसा ही है? यस, यस बिल्कुल। ये अभी हम MRCP1 को ही टारगेट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन है कि अभी जो पर्सन फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट है उसके लिए प्लेब बेटर, इसका आंसर करें डॉक्टर शिरोज के जी, जी। जी, जी, जी। MRCP इज मच बेटर देन प्लेब, इसका डॉक्टर मानुल्लाह पूछ रहे हैं, देखिए, तो देखिए, इसका आंसर मैं करें। मैं ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि सॉरी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्लैब है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ही है, और जो ग्रेजुएट्स जिनको ग्रेजुएट हुए 5 से 10 साल हो गए हैं, जिन्होंने एमओशिप की है या वो ट्रेनिंग करते रहे हैं, उनके लिए द बेस्ट रूट है टू एंटर इनटू यूके इज एमआरसीपी। प्लैब इज वेरी गुड रूट फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, और दे शुड प्रेफर इट, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट है। एक डायलेमा जो आजकल हम फेस कर रहे हैं ना, वो हम फेस ये कर रहे हैं कि एमआरसीपी 1-2 तो हम फॉरन फॉरन कर लेते हैं एक साल के अंदर, बट हम्म हमें क्लिनिकल के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि अब वो होता है पिंडी में होता है और लाहौर में होता है, जो हम्म एमआरसीपी 2 का जो क्लिनिकल एग्जाम जिसको हम पेसिस का नाम दे रहे हैं, हम्म। वो अब पाकिस्तान में होता है।
ठीक है। और ये जो फीस मैंने आपको बताई ये पाकिस्तान की फीस है इंटरनेशनल सेंटर की ना। हम्म। तो अब ये चूंकि ये पाकिस्तान में अब होता है तो इसका जो वेटिंग टाइम है इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स, कि आपको अच्छा, 2 साल वेट करना पड़ता है सीट लेने के लिए। इसकी सीट लिमिटेड होती हैं? जी जी बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं और 75 कैंडिडेट्स पर डाइट वो लेते हैं, और साल में ये भी 3 दफ़ा होता है। तो इसका जो वेटिंग टाइम है ना दैट इज़ वेरी मच हार्ड टू वेट। तो एक ये नुकसान है कि आपको वेट करना पड़ता है एमआरसीपी 1-2 करने के बाद पेसिस की सीट लेने के लिए। ओके। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि इट गुड चॉइस देखिए बट। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए फिर ये ठीक नहीं है ना। हम्म। फ्रेश ग्रेजुएट के लिए इसका मतलब है कि वो प्लैब की तरफ जाएं, और जो जी रेजिडेंट हैं और बिल्कुल। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर भी प्लैब की तरफ चला जाए तो बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू एमआरसीपी? हाँ, वो देखें इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रेजुएशन ईयर ना। तो हम्म। ग्रेजुएशन किए हुए अगर आपको 5 साल हो गए हैं, क्योंकि अब यूके के अंदर भी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। हम्म। पर्सनली नोन मैनी पीपल जिन्होंने प्लैब करके जो बैठे हुए हैं, और वो उनका ग्रेजुएशन ईयर ज़्यादा था, फ्रेश नहीं थे, तो हम्म। उनको जॉब नहीं मिल रही, प्लैब तो कर लिया हुआ है। हम्म। तो इसलिए फ्रेश को वो प्रेफर करते हैं। तो मेरा तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को यही मशवरा है कि गो फॉर द प्लैब, इट इज़ द हम्म। ईजियर रूट टू गेट इनटू यूके अर्ली। और हम्म। जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो नहीं कर सके, और 5 से 10 साल उनको अब हो गए हैं ग्रेजुएट हुए हुए, तो दे शुड प्रेफर दैट एमआरसीपी रूट। और एमआरसीपी रूट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। फिर अगर आपने यूके में भी जाना है या ट्रेनिंग करनी है वहाँ जाके, वहाँ पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रूट फॉर यू। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन कंसल्टेंट बन चुका है, क्या वो अब वो प्रैक्टिस में ही करता रहे अपने जो पाकिस्तान में कर रहा है, या वो भी एमआरसीपी उसके लिए उसको भी कर लेना चाहिए? क्या क्या? देखें अगर जो एफसीपीएस कर चुका है, मैं पर्सनली बहुत से अपने कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जो एफसीपीएस करने के बाद एमआरसीपी 1 और 2 दे रहे हैं, और दे वांट टू मूव टू यूके थ्रू दिस रूट। तो क्योंकि एफसीपीएस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन यूके, तो हम्म। दे नीड एमआरसीपी कंप्लीट 3 पार्ट्स हम्म। विद ओईटी टू हम्म। गेट द जीएमसी एंड देन मूव टू यूके बाय गेटिंग अ जॉब देयर। ओके। ओके। तो इट इट इसलिए इट एमआरसीपी इट में। एफसीपीएस लोग भी एमआरसीपी कर रहे हैं, और हम्म। इसलिए कह रहे हैं कंसल्टेंट कि लोग वो कर रहे हैं। और जिसकी कंसल्टेंट वजह कर। देखें हमें सीट हम्म। ना मिलने की वजह ये है कि उसमें वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो अभी कंसल्टेंट है करंटली, हम्म। उन्होंने एमआरसीपी दिया हुआ है 2016-18 का। ठीक है। हम्म। वन। हम्म। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं वैलिडिटी के बारे में भी आपको बताता हूँ अभी। तो अभी उन्होंने अब वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो एमआरसीपी करें और ओईटी करें साथ में, और वो यूके में चले जाएं और एज अ रजिस्ट्रार, स्पेशलिटी रजिस्ट्रार वहाँ काम करें और वहाँ पे जाके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करें। तो जिसकी वजह से देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर द पेसिस क्लिनिकल एग्जाम जो होता है। तो फिर सीट जो है वो आपको नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन। ये बात। और और आप। अब मैं वैलिडिटी के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि ये एग्जाम जो है ये इसकी वैलिडिटी कितनी है और क्या हिसाब किताब है। तो अब जब आप एमआरसीपी 1 दे लेते हैं ना, तो इट इज़ वैलिड फॉर 8 ईयर्स। इसके दौरान आपने एमआरसीपी 2 रिटर्न भी करना है और पेसिस भी करना है टू गेट दिस एमआरसीपी यूके डिप्लोमा। इट मीन कि आपका एमआरसीपी 1 8 ईयर के लिए वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एमआरसीपी 1 में रीअपीयर होना पड़ेगा, फिर आप पेसिस देंगे। ओके। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 8 साल की वैलिडिटी क्राइटेरिया है। तो आप एमआरसीपी 1 जब दे लेते हैं तो जल्दी जल्दी कोशिश करें कि आप एमआरसीपी 2 दें। और आपको अगर तो यहाँ सीट नहीं मिलती, देन यू कैन गो इवन इन दुबई, इन समवेयर एल्स। पर मसला ये है कि उधर जाकर भी क्योंकि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है, लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है। दुबई में रहने वाले को ज़्यादा पहले प्रेफर करेंगे आपसे कि ना कि आपको पहले सीट दे दें। तो हम्म। ये एक थोड़ा सा ना सीट फॉर द क्लिनिकल एग्जाम इज़ अ डायलेमा करंटली एमआरसीपी यूके की, जो कि ओके। आयरलैंड की मैंने सुना है इजीली मिल जाती है। ओके। ओके। ये 8 ईयर है, 3 ईयर नहीं। और डॉक्टर मानुल्लाह, एम यूएसएमएल मोर, ये टफ है ज़्यादा। एक ये टफ ज़्यादा लिहाज से मतलब ये है कि वो थ्योरी के लिहाज से आपको ज़्यादा करना पड़ता है, और
यूएसए में एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, जबकि एमआरसीपी एक डिग्री, इसमें आपको डिग्री मिलती है। जी जी, डिग्री तो है या डिप्लोमा है, वट जो भी आप कहते हैं। तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता। एमआरसीपी में आपका पहले एमआरसीपी में आपका पहले ये करते हैं कि पार्ट वन है जिसमें आपने थ्योरी एग्जाम है, फिर पार्ट टू है जिसका एक थ्योरी है। और मतलब आप इस तरह कर लें कि पहले आपके बेसिक्स चेक हो रहे हैं, हम्म। उसके बाद आपको वो क्लिनिकली चेक कर रहे हैं कि आप क्लिनिकली कैसे हो। उसके बाद फिर वो आपको कम्युनिकेशन वाइज देख रहे हैं और उसके साथ फिर क्लिनिकल चेक कर रहे हैं। तो वो आपको मल्टीपल टाइम्स सॉर्ट करते हैं बिफोर गिविंग यू दी मेंबरशिप। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने एमआरसीपी पार्ट वन दिया, फिर पार्ट यानी कि रिटर्न दिया पार्ट टू का, और रिटर्न पार्ट टू ठीक का है। देने के बाद कितनी देर के बाद आप पेसेज में चले जाते हैं, पैसे दे सकते हैं, या ज- पेसेज के लिए अप्लाई कर देखें, सकते मैं हैं, या आपको एक सीट मिल सकती इंटरेस्टिंग है? बात बताता हूँ। MRCP वन पास करने के बाद ना यू हैव टू चॉइसेस। आप पहले रिटर्न देना चाहते हो या आप पहले पेसेस देना चाहते हो। ओके। इट्स अप टू यू। ठीक है। तो आप मोस्टली लोग रिटर्न पहले देते हैं ताकि उनका नॉलेज बेस बढ़ जाए। उसके हम्म बाद वो पेसिस के लिए जाते हैं जब वो पास हो जाता है तो। हम्म बट जब एज लॉन्ग एज यू हैव पास्ड MRCP वन, यू कैन हम्म। डायरेक्टली अपीयर इनटू पेसिस फर्स्ट एंड देन गो फॉर रिटर्न एग्जाम। ओके इट्स टोटली अप टू यू। ओके, अगर हमने पार्ट वन दे दिया है और उसके बाद पार्ट टू में हमने रिटर्न रिटर्न दे दिया है, उसके बाद हम पेसेज की तरफ जा रहे हैं, और पेसेज में हमें कितना टाइम, आप कहते हैं कि सिर्फ 75 एक सेंटर में सीट्स होती हैं, तो इसका मतलब है हमें कोई 2 ईयर लग जाते हैं पेसेज की सीट इसे लेने टू के टू लिए। 2 to 4 years, 2 to 4 years। तो हम ये कर, अगर कोई पर्सन ये करता है कि वो पार्ट वन देने के बाद पेसेस के लिए अप्लाई कर देता है, उसे पता है कि इसमें हमें 2 ईयर का गैप मुझे मिल जाएगा या 2 ईयर लग जाएंगे, तो उस दौरान वो रिटर्न भी अप्लाई करके रिटर्न दे ले, और उसके साथ जब ये भी सीट मिली देखिए होगी ये उसमें भी। यह है कि एट अ टाइम यू कैन अपीयर इन वन एग्जाम ना। तो इफ यू ओके। वांट टू, क्योंकि MRCP टू आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा रिटर्न के लिए स्पेशली। तो आप हम्म रिटर्न पहले दे दो हम्म। और उसके बाद पेसिस में जब भी सीट्स ओपन हो आप अप्लाई करते रहो। मे यू गेट अ सीट। इट्स इट इज कोई पता नहीं चलता कि सीट मिल भी जाए। पर यह है हम्म। कि ऑन एवरेज जो वेट चल रहा है ना, मतलब मैं अभी रिसेंटली जो मेरा कुलीग है जिसको सीट मिली है पेसिस की, उसने MRCP जो वन था वो 2018 में क्लियर किया था। ओके तो अब आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में उसको लाहौर में सीट मिली है। तो अब कितना उसका मतलब उसका ऑलमोस्ट एक्सपायर ही होने वाला है MRCP वन जब उसको उन्होंने सीट दी है। ओके। दूसरा ये है कि जो पेसेस की सीट है वो आउट आउट ऑफ द पाकिस्तान हमें जल्दी मिल सकती है? जी बिल्कुल। आप अगर तो यूके में उनका एक ना एप्लीकेशन में शर्त भी होती है कि अगर आप यूके में काम कर रहे हो ना, तो वो हम्म। आपको प्रेफर करते हैं, आपको सीट जल्दी दे देते हैं। तो इफ़ यू आर ठीक। ऑलरेडी वर्किंग इन यूके और आपको बेसिस की सीट चाहिए तो आपको जल्दी वो सेम डाइट में भी मिल जाती है। तो यूके में सीट आपको मिलना आसान है। अदरवाइज अदर कंट्रीज में प्लस माइनस ही है। जैसे आप क्योंकि जब से पाकिस्तान में दो सेंटर्स बन गए हैं, लाहौर भी और पिंडी भी, हम्म CMH के अंदर एग्ज़ाम होता है, पिंडी में भी हम्म। और लाहौर में भी। तो वेरी लेस लाइकली मैंने देखा है कि लोगों को बाहर सीट मिली हो उनको, या तो सीट मिलती है तो पाकिस्तान में मिलती है वरना नहीं मिलती। ओके ओके ओके। ठीक है। और भी क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से, फिर हम इसको इख्तिताम करते हैं। बताएं स्टूडेंट्स, आपका और कोई क्वेश्चन? वो कह रहे हैं कि मतलब कि प्लैब जिसने किया उसको सीट इजी मिल जाएगी। हाँ देखें, प्लैब का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब अनलेस और अनटिल आप वहां पर जॉब कर रहे हो, यू आर वर्किंग देयर, तो फिर है। अगर प्लैब किया हुआ है और अभी काम नहीं वहां पे कर रहे, पाकिस्तान में है, तो वो कोई फायदा नहीं है। ओके। ये क्वेश्चन है कि आफ्टर पासिंग MRCP वन एंड MRCP टू, तो कंसल्टेंट ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है इसके लिए, लेकिन वो आपको इजी कर देगी आपका एग्जाम पास करना। अगर अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा पेशर्स का एग्जाम पास करना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पर वो आपसे ये जरूर पूछ रिकॉर्ड जरूर मांगते हैं अपने एप्लीकेशन में कि आपने लास्ट 18 मंथ्स में कहाँ काम किया है। और आपके जी सुपरवाइजर की ईमेल और आप सुपरवाइजर का नाम जरूर मांगते हैं आपसे। उनसे डबल चेक करते हैं। जी। ऑक्सफोर्ड हैंडबुक पढ़ना सही का कोई बेनिफिट है इसमें, या बस ठीक है जो भी पढ़ रहे हैं? देखें ऑक्सफोर्ड हैंडबुक क्योंकि ये एक ब्रिटिश बुक है, यूके की बुक है,
so there is an additional benefit it carries. यानी तो कि आप गाइडलाइन उसके मुताबिक होती हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल इसमें बेनिफिट होगा। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन, व्हिच इज द बेटर, ये अब जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आई थिंक इसके आंसर हम कर चुके हैं। देखिए प्लैब जो है वो रिप्लेस होने वाला है, हम सब सुन रहे हैं, पर अभी तक हमें हो सकता है नेक्स्ट 2024 में ही हो जाए रिप्लेस, यूके एमले आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली उसमें इतना फर्क नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज होगा। हाँ और हाँ जी, वो तो बाकी कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी में जो रिसेंटली जो मेरे जूनियर्स अपीयर हुए हैं, कुछ जो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे पास, तो उन्होंने बताया है कि काफ़ी लोगों को फेलियर रेट काफ़ी बढ़ गया है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स का। ठीक हो गया जी। आइट्स में कितने player बने? ये MRCPI इसमें आपको OET और वो रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम जी जी, देने के लिए। ओईटी आपको तब रिक्वायर्ड है जब आपने जीएमसी रजिस्ट्रेशन करानी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर तीनों पार्ट्स। बिफोर, जैसा कि प्लैब में आपको बिफोर एग्जाम में अपीयर होने से बिफोर OET चाहिए होता है, नहीं नहीं, जबकि इसमें नहीं चाहिए। जबकि MRCP में आपको OET आफ्टर कंप्लीशन MRCP, उसके बाद आप GMC रजिस्ट्रेशन के लिए आपको OET रिक्वायर्ड होता है। जी बिल्कुल। तो MRCP के लिहाज से क्वेश्चन पूछें, प्लैब के लिहाज से। तो आयरलैंड गिवन। देखें उसमें प्लैब के जो आपका पेसिस है ना, उसके लिए आपको 18 महीने की ट्रेनिंग ऑफिशियली नहीं चाहिए, उनको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उनको बस आपने ये बताना है कि मैं फलां अस्पताल में काम कर रहा हूँ, फलां मेरा सुपरवाइजर है, और उसकी ये ईमेल है, यू कैन कांटेक्ट हिम एंड आस्क अबाउट मी। मतलब वो खुद ही कांटेक्ट करते हैं, पर एप्लीकेशन में सारा बायोडाटा ले लेते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन आपकी तरफ से स्टूडेंट्स? और देखिए एमआरसीपी यूके करने के बाद आपको यूके में ट्रेनिंग तो मिल जाती है, डन दैट कि आप वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, और आपने अपनी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो साइन करवाई हो कंसल्टेंट से, और वहाँ पे एक क्रस्ट फॉर्म होता है स्पेशलिटी ट्रेनिंग में एंटर होने के लिए, वो आपने अपने कंसल्टेंट से फिल करा के वहाँ पे अपलोड करना होता है, जिस तरह यहाँ पे सीआईपी है, तो लाइक दिस। Some people said it is hard to get training after MRCP. तो आई थिंक हम ये सारे क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर का आंसर पहले कर चुके हैं, और अभी हम इसको कंप्लीट खत्म करते हैं। हाँ जी तो बिल्कुल, अगर किसी ने और क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। जी डॉक्टर काश, इसका जो यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो जाएगा, और ये वीडियो आपको MRCP वाले ग्रुप में मिल जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर शेरोज और जी जी, शेरोज भाई, मोस्ट बहुत वेलकम मोस्ट शुक्रिया, वेलकम। जज़ाकल्लाह, आपने हमें टाइम दिया। और आपका कीमती टाइम होता है, अब आप कंसल्टेंट हैं, तो कंसल्टेंट का टाइम तो हमेशा जो है ना वो कीमती होता है। इवन नहीं कि जब डॉक्टर आतिफ, आप जब भी हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके साथ कोऑर्डिनेट करें, और इंशाल्लाह ज़रूर जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम कुछ अपनी एक्सपीरियंस से फ़ायदा दे सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपका ये जो वो जज्बा है कि हमारी न्यू जनरेशन को इन गाइडलाइन का पता होना चाहिए। और हम्म पाकिस्तान में गाइडलाइन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो इंडियन लोग हैं वो बहुत इन जो फॉरेन फॉरेन एग्जाम है उसमें आगे हैं हमसे, क्योंकि उधर गाइडेंस बहुत कॉमन है। जबकि पाकिस्तान में हम गाइडेंस देते ही हम्म। नहीं है, हम कहते हैं कि जी हमारा जूनियर जो है ना वो आगे ना निकल जाए, तो इसको पता चल गया जो ये भी कर जाएगा, तो फिर ये और हम बिल्कुल। इक्वल हो जाएंगे। तो हम इधर ये होता है कि हम देखिए गाइडेंस नहीं हम दी लोग भी जाती। ये फेस करते रहे हैं, और बल्कि कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले ये चीज़ें फेस करें। और दूसरा ये कि जो डॉक्टर आतिफ काम कर रहे हैं, वेरी कमेंडेबल। और मैं हमेशा तारीफ़ें सुनता रहता हूँ FCPS 1 के ग्रुप के अंदर, और ख़ुद भी मैं जब भी मैंने रिव्यूज़ लोगों के देखे हैं और सुने हैं, तो बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं माशाल्लाह डॉक्टर आतिफ आपके बारे में। और हम्म, आपका जो कोर्स आप कंडक्ट कराते हैं, जो फर्स्ट एड वाला कोर्स है, हम्म, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने FCPS 1 देना है या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो,
तो वो आपके साथ ज़रूर इन कांटेक्ट आएँ और इंशाल्लाह वो उनको बेनिफिट ही होगा, पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू शरोज भाई। और एक और भी न्यू न्यूज़ है, वो ये है कि वेबसाइट तो हमारी पहले ही बनी हुई है, आपको सबको पता है। अब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, और बल्कि कर दी है। हाँ, अब आप प्ले चले स्टोर पे, माशाल्लाह। जी जी, ये भी न्यूज़ है। और तो पाकिस्तान में डॉक्टर नजीब के मेडिकल लेक्चर्स की डॉक्टर नजीब के बाद हम्म, फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म हम्म, सेकंड प्लेटफॉर्म है, जिसने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च की है, और जिसमें डॉक्टर नजीब की तो ज़्यादा बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं, लाइक वो हम्म। लेंथी लेक्चर हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास बहुत टाइम होता है, थर्ड ईयर में बहुत टाइम होता है, आप सुन सकते हैं। लेकिन हाँ जी। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने जब FCPS करने होते हैं, तो आपको टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने जब USMLE करना है या प्लैब करना है, तो उसके लिए आपको टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम्म। जो बेस्ट लेक्चर हैं, या NRE आपने करना है, तो इसके लेक्चर अभी तक जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म है, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आ रहा है। तो ये बस अम, आपकी तरफ से। अच्छा, मैं एक एक आंसर मैं दे दूं कि ये जो पेसेस देने के लिए जॉब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, पर एट लीस्ट यू आर वर्किंग समवेयर, कि वो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं एप्लीकेशन के अंदर कि आपने नेक्स्ट 18 मंथ्स में या नेक्स्ट 1 ईयर में किस हॉस्पिटल में जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी है पेशेंट्स पे। तो यू कैन राइट, ऑलवेज राइट योर इमीडिएट टीचर, जिसको भी आप, जो भी आपको उस्ताद जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, और आप उनको उनका रेफरेंस वहाँ पे दे दें, और बेशक आप जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने जा रहे हो आप उनका नाम वहाँ पे मेंशन कर दो। जॉब इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर इट। ओके। तो जो भी अभी तब तक हमने कुछ किया, उसको मैं अगर 2 मिनट में बता सकूं, तो ये है कि MRCP गाइडलाइन 1 में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपने MBBS करना है, और 12 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लैब और MRCP एक डिग्री आपको मिलती है, जबकि प्लैब जो है वो एक लाइसेंसिंग एग्जाम है। जो MRCP है उसमें जो है वो पाकिस्तान में उसकी वैल्यू बढ़ जाती, पाकिस्तान में वैल्यू है, लेकिन जो हमारे एडवांस सेंटर्स हैं, लाइक आगा खान है, तो उसमें MRCP को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उधर आपका FCPS को प्रेफर किया जाता है। गल्फ कंट्रीज में हमेशा जो MRCP है उसको एज मिलता है, और हम्म। उसकी पे भी ज़्यादा होती है। अब PM जब आप MRCP कर लेते हैं, PMDC से आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बन जाते हैं, और अगर आप OET कर लें, तो आप उधर एज अ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार काम कर सकते हैं अपने 6 मंथ और 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद। आई एम राइट? और इसके जी जी, बाद बिल्कुल। इसके बाद फिर आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। और उसके बाद है, ये है कि MRCP और FRCP में क्या फ़र्क था। MRCP में तो आपको डिग्री मिल जाती है, जो FRCP है ये एक ऑनरेरी डिग्री है, जो कि आपको एक्सपीरियंस की बेस पे और प्रोफेसर की रिकमेंडेशन की बेस पे MRCP को भी मिल सकती है, FCPS वाले पर्सन को भी मिल सकती है। हम्म, MRCP दो हम्म, UK में भी होता है, आयरलैंड का भी है, लेकिन प्रेफरेबली और आयरलैंड MRCP इजी है एज कम्पेयर टू UK, लेकिन यूके का MRCP ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। MRCP जो है वो हम्म। 3 टाइम एक 1 ईयर में आप दे सकते हैं, और एक्सपेंसेस तकरीबन 2 लाख का ये एग्जाम है। इसकी जो फी है, ड्यूरेशन आप 3 से 6 मंथ में इसकी तैयारी कर सकते अच्छा, हैं। आप ये इसमें ये कर लें कि 3 to 4 टाइम्स ये होता है वैसे ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जाम कैलेंडर। तो ओके। 3 से 4 दफा ये होता है साल के अंदर ना, MRCP 1 and 2 रिटर्न। तो 1 ईयर। इसको ये ओके। कई दफा जो एक अटेम्प्ट है ना, वो मोस्टली वो यूके में ही कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान में शायद वो नहीं लेते इंटरनेशनल सेंटर्स में। ओके। 3 या 4 टाइम आपका 1 ईयर में होता है। ये जो इसकी फी है वो तकरीबन 2 लाख है। ड्यूरेशन आप किस में तैयारी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। उसमें आप 3 से 6 मंथ ड्यूरेशन में आपकी तैयारी कर सकते हैं। सोर्सेज आप क्या यूज कर सकते हैं? सोर्सेज, जो बेस्ट सोर्सेज हैं, जो क्यू बैंक्स हैं, वो एक पास मेडिसिन है, एक पास टेस्ट है। पास मेडिसिन में ज्यादा थ्योरी, जो MCQ होते हैं वो थ्योरी बेस होते हैं। MCQ के बाद पूरा टॉपिक लिखा होता है, लेकिन जो पास टेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट होती है, और ये टू द पॉइंट अगर आप कहें तो पास टेस्ट ज्यादा होता है, और ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पास मेडिसिन। लेकिन अभी लोग पास मेडिसिन डॉक्टर शरोद ने दोनों किए थे, और अगर आप दोनों कर सकते हैं तो ये बेटर है।
ठीक है। उसके बाद है कि बुक और नोट्स, ये आमतौर पे अपडेटेड नहीं होते, लेकिन अल मगरबी काफ़ी मशहूर है लेकिन अपडेटेड नहीं है। नोट एंड नोट्स गुड हैं, और ये एमआरसीपी के लिए बेस्ट, एमआरसीपी 2 के लिए बेस्ट है, और इसके अलावा एमआरसीपी 2 दूसरे के लिए रिटर्न। एमआरसीपी 2 के लिए बेस्ट हैं। और ये सूरा नोट्स और भी नोट्स हम्म। हैं, लेकिन अपडेट देखें कि कौन से नोट्स अपडेटेड हैं। एमआरसीपी जो है वो पास और फेल एग्जाम है, उसमें कोई स्कोर सिस्टम नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने एमसीक्यू जो होते हैं वो ये 200 एमसीक्यू होते हैं, 100 एमसीक्यू और 3 आवर में आपने करने होते हैं। पेपर 1 होता है, और फिर ये पेपर बेस्ड एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। फिर 1 आवर की ब्रेक होती है, और फिर आपने 100 एमसीक्यू 3 आवर्स में करने होते हैं। ये सेकंड पेपर होता है। इसके हम्म। सेंटर जो है वो लाहौर और कराची और इस्लामाबाद में हैं, जो कि आप एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अब और दूसरी ये बात है कि इसकी फी कितनी है, 606 पाउंड है, यानी कि तकरीबन 2 लाख बनती है। और मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस हम्म। करें, जितनी एमसीक्यू प्रैक्टिस है उतना आपके लिए पेपर आसान होगा। बिल्कुल। रिजल्ट आपको एग्जाम देने के 4 वीक बाद आ जाता है। और दूसरा ये है कि MRCP 1 बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जो MRCP 2 है उसमें ज्यादा क्लिनिकल पूछा जाता है, उसके एमसीक्यू लेंथी होते हैं। और इसकी फी भी 2 लाख यानी 606 पाउंड है। और जो पार्ट 2 है उसका जो सेकंड पार्ट है वो पेसेज है। और पेसेज जो है इसकी सीट मिल जाती है, लेकिन आपको इसकी सीट कम मिलती है, तो तकरीबन आपको 1 और 2 ईयर आपको वेट करना पड़ता है कि आपको सीट मिल जाए। और 2 ईयर का इसमें वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो ये है कि जो MRCP 1 का एग्जाम है उसमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं होती, जो MRCP 2 है उसमें पिक्चर्स भी होती हैं। और मोर वो लेंथी हम्म। उसके क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ें थी। बाकी ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट जो होते हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि वो प्लैब की तरफ चले जाएं। और ये लाइसेंसिंग एग्जाम है। और जो ओल्ड ग्रेजुएट हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, रेजिडेंट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो MRCP ज़्यादा बेटर है। तो जब आप MRCP कर लेते हम्म। हैं, आप OET देते हैं, और GMC से रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, फिर आप स्पेशलिटी रजिस्ट्रार उधर एज अ वर्क कर सकते हैं। तो और OET जो है वो प्लैब से पहले आपने OET करना होता है। और जो MRCP 1 है उसकी वैलिडिटी 8 ईयर है। 8 ईयर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले पहले आपने उसके दूसरे पार्ट करने होते हैं। OET जो है वो प्लैब से पहले करना होता है, क्योंकि प्लैब देने के लिए आपको OET रिक्वायर्ड है। जबकि जो MRCP है और वो करने के बाद आपको OET करते हैं, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। तो ये था ऑल अबाउट हम्म। ये हमारा सेशन। थैंक यू एंड जजाकल्लाह डॉक्टर शहरोज, अगेन थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको और अच्छा, कामयाबियां एक क्वेश्चन मुझे आया था, 1 मिनट, एक क्वेश्चन रह गया जो अभी मैंने देखा है, तो मैं चाह रहा था कि जाते जाते मैं इसका आंसर दे दूं। हम्म। इसमें ये था कि किसी ने पूछा हुआ है कि MRCP 1 2 कर लें अब यूके के, और आप पेसेस जो है वो आयरलैंड का दे दें। तो हम्म। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों डिफरेंट कॉलेजेस हैं, दोनों के 3 पार्ट्स होते हैं एग्जाम के, और वो अपना ही पार्ट कंसिडर करते हैं, वो दूसरे का एग्जाम कंसिडर नहीं करते। सो यू शुड बी अपीयरिंग इन MRCP यूके ऑल 3 पार्ट्स टू गेट द डिग्री, और सेम गोज फॉर द आयरलैंड। ओके। ओके। थैंक यू डॉक्टर शहरोज मोस्ट और वेलकम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जजाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जजाकल्लाह। ओके जी, आमीन। अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।